गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हो सब? तो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक। और हमने उसमें बता दिया था कार्बन के अपरूप के बारे में। आज बात करेंगे कार्बन की प्रकृति के बारे में। तो हमारा हेडिंग आज यही है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की संख्या का कार्बन यौगिकों की बड़ी संख्या का कारण निम्न है। और इसके तमाम सारे कारण हैं, जैसे कि पहला कारण बताएंगे तो श्रृंखला। ये श्रृंखला रूप में एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जोड़ लेती है और दूसरे पदार्थों को भी अपने पास से जोड़ लेता है। तो जैसे कि पहला कारण है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है चेन, कड़ी, श्रृंखला का मतलब। और जिसे बोलते हैं कैटेलेशन, इंग्लिश में कैटेनेशन बोलते हैं पहला। तो इसमें लिखेंगे कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी द्विव्रत या खुली या समृद्ध या बंद श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन को जोड़कर इस तरीके से बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये खुली श्रृंखला है इसकी। हाइड्रोकार्बन इस तरीके से बना सकता है और चार तरीके से CH3, CH2, CH2 और CH3। और बंद श्रृंखला में कार्बन इस तरीके से ये संरचना बना सकता है।
ये बंद श्रृंखला है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता। दूसरा हेडिंग है कार्बन की चतुसंयोजकता। संयोजकता, कार्बन प्रमुख रूप से संयोजक बंध बनाता है। कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। अतः यह चतुसंयोजक है। चतुसंयोजक है। तो 4 संयोजकता होने के कारण जैसे मैं बता दूं तो 4 कोष में हम लगा सकते हैं, और जिसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से भी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डबल करके, या कार्बन इस तरीके से भी 3 एक तरफ को बना सकता है। ठीक है, 4 संयोजकताएं गिनी जाती है। ओके, यह कार्बन की संयोजकताएं, ये अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों को, अन्य अपना कोष पूरा करने के लिए 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। और भी नोट करो इसको। और तीसरा कारण है इसका बंध बनाने की प्रवृत्ति। तीसरा कारण है इसका बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। और बहुल बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है? बहुल बंध बनाने की, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जैसे एकल बंध में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और एकल बंध में कार्बन एकल बंध से अन्य 4 को जोड़ सकता है। और द्विबंध में डबल बॉन्ड से, यानी कि कार्बन अन्य 2 के बीच में, 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकता है। ठीक है, और एक है त्रिबंध में ट्रिपल बॉन्ड लगाएगा। तो 2 कार्बनों के मध्य
ट्रिपल बॉन्ड होता है ये इस तरीके से। तो इसमें बहुल बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो अनेक कार्बन यौगिकों के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, इसका अगला हेडिंग है आप समझ गए कि कार्बन की प्रकृति किस प्रकार पर या किस पर निर्भर करती है, क्योंकि कार्बन में लगभग प्रकृति में लगभग 10 मिलियन से भी अधिक कार्बन यौगिकों के सूत्र या यौगिक पाए गए हैं, और जिनमें से ये 3 प्रवृत्ति जो होती हैं उस पर अधिक निर्माण का कार्य करती हैं। अगला हेडिंग हमारे पास कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक और इसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड। जितने भी ऑक्साइड होंगे कार्बन के ऑक्साइड कोमा कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक जीव या जैव जगत ही कार्बनिक यौगिकों का
एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन है। जिन्होंने डेफिनेशन दी अथवा करता है, अथवा डेफिनेशन दी है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बर्जीलियस की इस अवधारणा को, बर्जीलियस की इस अवधारणा को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत कहा गया। ठीक है। इसके बाद है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत है, देखो किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर ने सन 1828 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट, को गर्म करके आकस्मिक रूप से यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। तो जैसे NH4, इसमें उन्होंने NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4
इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट और इसकी अभिक्रिया करी 2KCNO से, पोटेशियम साइनेट से, पोटेशियम साइनेट से इसकी अभिक्रिया की और इन दोनों को मिलाया गया और गर्म किया गया, प्राप्त किया NH4CnO, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट को पुनः गर्म किया गया और जिसके द्वारा कार्बन एमाइड यानी कि NH2CONH2 यूरिया का निर्माण हुआ। यूरिया का निर्माण हुआ। पहले इसको नोट कीजिए और बताऊंगा इसके बाद कि इसका अंत कैसे हुआ। यहां को बता देता हूं। इस प्रकार से अनेक कार्बन यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला से होने लगा। प्रयोगशाला से होने लगा और अंत में बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अंत हो गया। ठीक है। नोट कर लो जल्दी इसको। अगला हेडिंग है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं ये लिखना। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों
यानी कि ऑक्साइड कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, को छोड़कर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कहलाती है, कहलाती है। ठीक है ना। नोट करो इसको। अगला हेडिंग है कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और उनका अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है, और उनका अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन कहलाता है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ें। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के भी दो भाग हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं अचक्रीय, जिन्हें बोलते हैं एल्केन। एल्केन पहले ए नंबर पाते हैं एल्केन, जिनकी अचक्रीय संरचना होती है। कैसी? अचक्रीय, अचक्रीय यौगिक होते हैं ये। और दूसरे बी के होते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, और इनकी संरचना होती है चक्रीय। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं। पहला होता है एकल बंध, वो द्विबंध। ये संतृप्त जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं? एकल बंध होते हैं। एकल बंध जिनको सिंगल बॉन्ड से दर्शाया जाता है, और सूत्र है इनका CnH2n + 2। द्विबंध है, और द्विबंध में डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं, द्विबंध यौगिक आते हैं, और इसका सूत्र है CnH2n। और दूसरा होता है इसका त्रिबंध, त्रिबंध, और त्रिबंध में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका सूत्र है CnH2n-2। CnH2n-2 ये त्रिबंध है इसका। फिर बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक में हाइड्रोकार्बन के मुख्य लक्षणों से द्वारा से दर्शाया जाता है, जिसमें एरोमेटिक की क्या बताई जाती है? समावयवता, समावयव, समावयवता, समावयवता, और दूसरी बताई जाती है कार्यात्मक समूह, और तीसरा बताया जाता है इसमें सजातीय श्रेणी, और फिर बताया जाता है कार्बनिक यौगिकों का नाम। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड है। तो कल हम लेकर आएंगे आपके लिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और इसके बारे में पहले इसे पढ़ाएंगे। पूरी क्लास है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक के बारे में पढ़ाएंगे। कल पूरी क्लास होगी ये, तो लगे रहिए वीडियो पर। और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडे माय वर्क।